सीधा सा सवाल यह कि क्या अब यूपी में सिर्फ नाम के मदरसे रह जाएंगे? क्या सिर्फ नाम के मदरसे रह जाएंगे? क्योंकि सोचिए, यूपी में मदरसों को लेकर जो सफर सर्वे से शुरू हुआ था वो अब संडे ऑफ तक आ गया। मदरसों में संडे ऑफ, फ्राइडे नहीं, संडे ऑफ का प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में। सर्वे और अब संडे ऑफ तक का प्रस्ताव आ गया है। मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव है ड्रेस कोड लागू हो, संडे ऑफ हो, ट्रेंड टीचर्स पढ़ाएं, मतलब आधुनिक करिकुलम हो, ट्रेंड टीचर्स हो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। आप जानते हैं राष्ट्रगान पहले ही शुरू हो चुका है, मतलब मदरसों का पूरा स्कूलीकरण कर दिया जाएगा, सिर्फ नाम के मदरसे रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगा ऐसा रहा है, मतलब ट्रेंड टीचर्स होंगे, सिलेबस में गुणवत्तापूर्ण जो है सिलेबस होगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन होगा, ट्रेन टीचर्स होंगे, ड्रेस कोड होगा, संडे ऑफ होगा, सिलेबस बदल दिया जाएगा, सिर्फ नाम के मदरसे रह जाएंगे क्या उत्तर प्रदेश में? टीचर बदलने की भी तैयारी हो रही है, शिक्षा बदली जा रही है, शिक्षा व्यवस्था बदली जा रही है, पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा रहा है। इसी को लेकर आज सवाल है कि भाई क्या सिर्फ नाम के मदरसे रह जाएंगे? इसके पीछे मदरसों को दरअसल आधुनिक बनाने की कोशिश है या फिर कोई एजेंडा है? ये मदरसों के मेकओवर की कोशिश है या टेक ओवर की कोशिश है? ये विरोध इस चीज का लेकर हो रहा है कि भैया कहीं मदरसों के टेक ओवर की कोशिश तो नहीं है। सरकार कह रही, यूपी सरकार, ये दरअसल मदरसों के मेकओवर की कोशिश है, मदरसों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश है, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास है, मदरसों में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का प्रयास है, मदरसों में ड्रेस कोड और रविवार की छुट्टी किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। संडे ऑफ क्यों? क्योंकि उनका यह तर्क है कि मजहबी शिक्षा के लिए मदरसे बेहद जरूरी है, इसलिए छुट्टी शुक्रवार जुमे के दिन ही होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा तो यहां तक कह रहे हैं कि मदरसों में अब बच्चे टोपी की बजाय टाई पहनकर आएंगे और इससे बच्चों में मौलाना वाली फीलिंग की बजाय आधुनिक शिक्षा की फीलिंग वो उससे जुड़ पाएंगे। सवाल यह कि जो लोग मदरसों में ड्रेस कोड और रविवार की छुट्टी का विरोध कर रहे हैं, क्या वो मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने से रोक रहे हैं? जो बच्चे, मतलब बच्चे पहुंच रहे हैं मून तक, तो ये क्यों रहे महरूम? और क्या फिर ये सब मदरसों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ट्रेलर दिखाने के लिए? मदरसों का सिलेबस चेंज हो चुका है, होने जा रहा है, सर्वे कराना, सिस्टम बदलना, संडे के दिन छुट्टी, अच्छे बदलाव की कोशिश है या फिर बदलाव का ये कोई एजेंडा है? और सवाल ये भी कि मदरसों का ये जो योगी मॉडल है, ये पूरे देश में क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? असम में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, तो राज्यों के स्तर पर चल रहा है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर यह मॉडल लागू क्या होना चाहिए? अच्छा, ये जो दो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ तो आपको याद होगा बिहार और झारखंड से कुछ खबर आई थी, वहां पर कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई थी। शुक्रवार के दिन मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में खबर आई थी, बिहार झारखंड के कुछ स्कूलों में ये वहां हो रहा था। लेकिन यूपी में सोचिए, मदरसों में रविवार की छुट्टी की तैयारी हो रही है, वहां का प्रस्ताव है। डिबेट शुरू करेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं, अश्वनी जी मेरे साथ हैं, अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी आपका बहुत बहुत, और निखत अब्बास मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं अश्वनी उपाध्याय जी। मैं लीगल सेंटिटीज की समझना चाहूंगा, संवैधानिक रूप से इसको समझना चाहूंगा। मजहबी शिक्षा का अधिकार है, यह बार बार दलील दी जाती है, तो फिर ये मेकओवर की कोशिश है या टेक ओवर की कोशिश है? कहीं आगे चल के मदरसे ही ना खत्म कर दे, नाम के तो रह गए हैं, पूरा स्कूलीकरण कर दिया है, ट्रेन टीचर्स आएंगे, संडे वाले दिन ऑफ हो जाएगा, ड्रेस कोड होगा, बचा क्या है फिर? यही मंशा है? अमन जी, मैं आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, इसलिए मैं 2 मिनट आपका चाहूंगा। अच्छा, भारत के संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य स्थापित करना। और राम राज्य का मतलब क्या है? सरकारें ऐसी नीतियां बनाए जिससे धर्म की जय हो, ऐसा कानून बनाए अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे प्राणियों में सद्भावना हो, और इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करे कि सबका साथ सबका विकास हो। बेसिकली जो संविधान का लक्ष्य है वो राम राज्य है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका साथ सबका विकास हो। अब अगर जैसा कि सुनने में आया कि लगभग 5 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां यह सिखाया जा रहा है कि यह सिस्टम फॉलो करोगे तो अच्छा है, जो इस सिस्टम को नहीं फॉलो करता वो काफिर है, उसको कभी जन्नत नहीं नसीब होगी, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सरकार की ड्यूटी वो इंटरफेयर करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करना संविधान की सरकार की ड्यूटी है, और
मैं तो कहता हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल देश की मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन से देश के सभी बच्चों को फायदा होगा, मुस्लिम बेटों को भी फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, अगड़ों पिछड़ों सबको फायदा होगा। देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं 18 वर्ष तक इस देश में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, न मदरसा बोर्ड, न आईसीएसई बोर्ड, न सीबीएसई बोर्ड, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। देश के सभी बच्चों की किताब एक हो, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। इससे सबको समान अवसर भी मिलेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी कहते हैं गंगा जमनी तहजीब भी मजबूत होगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। आप कंटेंट से ज्यादा मुझे आपके इंटेंट पे डाउट हो रहा है सर, वो क्लियर करिए, क्योंकि आपकी इंटेंट लग रही है मदरसे ही बंद करने की। पता नहीं आपकी बातों से क्यों ये भाव आ रहा है। ये आप क्योंकि कंटेंट करके आपकी इंटेंट ये है कि भाई मदरसे ही बंद हो जाए, सारे स्कूल ही हो जाए और ये देश एक शिक्षा हो जाए और सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, यही है ना आपकी इंटेंट? नहीं अमन जी, मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है और कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है, एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। हमने कहा सीबीएसई आईसीएसई मर्ज करो, इसलिए सीबीएसई आईसीएसई को नोटिस है, मामला कोर्ट में चल रहा है। 15 मार्च को फिर से सुनवाई है। तो इसमें हमारा जो कुछ हम कह रहे हैं वो क्लियर है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में कह रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्कूल सिखाएगा कि फला आदमी काफिर है, फला आदमी ये है, 5 लाख स्कूल भारत में क्या सिखा रहे हैं कि केवल क्राइस्ट की प्रेयर करो, केवल जो ईसाई धर्म अपनाओगे तभी तुम्हें हेवन और हेल का फैसला होगा, तो तभी डे ऑफ जजमेंट आएगा। मजहबी शिक्षा का अधिकार, राइट टू रिलीजन है ना? नहीं भाई ये तो आप मजहबी शिक्षा का अधिकार थोड़ी ना छीन लेंगे, दीनी शिक्षा का अधिकार क्यों छीनेंगे भाई? अरे भैया बहुत अच्छा। जैसे राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन नहीं, रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं, प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं, धर्म का है, धर्मांतरण का नहीं, वैसे धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, नफरत की शिक्षा का नहीं, नफरत फैलाने का नहीं, कि जो ये काम करे वो तो ईमान वाला, जो इसको ना करे वो नापाक, जो ये करेगा तो पाक, करिकुलम चेंज कर दीजिए ना, सिलेबस चेंज कर दीजिए, नहीं मदरसे ही बंद कर दें, करिकुलम चेंज हो जाए, वो करिकुलम चेंज, क्वालिटी एजुकेशन हो, ट्रेन टीचर पढ़ाए। ठीक है, मैं मौलाना साजिद रशीदी, इमाम एसोसिएशन बात उठाता हूं जी, बिल्कुल, इमाम एसोसिएशन से मौलाना साजिद रशीदी जी है। मौलाना रशीदी जी, अश्वनी उपाध्याय का या योगी सरकार का पक्ष ही है कि ये मदरसों के मेक ओवर की जो कोशिश है, ये आधुनिक शिक्षा देना, मदरसों के जरिए क्वालिटी एजुकेशन देना, मेन स्ट्रीम में लाना एक अच्छी पहल है। आपका पक्ष, अगर संडे ऑफ हो रहा है, ड्रेस कोड हो रहा है, ट्रेन टीचर्स पढ़ाएंगे, तो एक अच्छी पहल है, आपको लगता है? मौलाना साजिद रशीदी, आप बोलिए सर। भाई मेरे भाई देखिए, एक चीज समझ लीजिए, असल में क्या है, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। योगी सरकार जो मेक ओवर करना चाह रही है, उन मदरसों का करना चाह रही है जो एफिलिएटेड मदरसे हैं, जो सरकार से ग्रांट लेते हैं, सरकार के पैसे पर चलते हैं। जिन मदरसों को सरकार ग्रांट देती है, टीचर अपने रखती है, अपना पैसा खर्च करती है, तो सरकार को पूरा अधिकार है, उसमें टीचर उसकी मर्जी के हों, उसमें एजुकेशन उसकी मर्जी की हो, उसका मेक ओवर उसकी मर्जी का हो, उसमें बिल्कुल उसका अधिकार है। और उन मदरसों में पहले से ही संडे की छुट्टी होती चली आई है, उन मदरसों में फ्राइडे छुट्टी है ही नहीं। फ्राइडे छुट्टी जो है उन मदरसों में है जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं हैं। दूसरी बात, ये अभी जो कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय, मेरे भाई, संविधान को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलना, अपनी मर्जी के मुताबिक सुनाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक अच्छे अधिवक्ता का काम नहीं है। देखिए, हमारा जो रिलीजन है, हम रिलीजन की पढ़ाई तो करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे अभी अमन ने भी बोला, जब हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो जब तक ये देश जमहूरी देश है, उस वक्त तक हमारा ये राइट कोई भी नहीं छीन सकता। आप भी नहीं छीन सकते, कोई भी नहीं छीन सकता, कोई सरकार नहीं छीन सकती। हाँ, इसको हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, उसके बाद में जो आप करेंगे वो आपकी बात चलेगी। ये पार्लियामेंट से कानून पास करवाइए कि साहब यहाँ कुरान की तालीम नहीं हो सकती, यहाँ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नहीं पढ़ाई जा सकती, पार्लियामेंट से पास करा दीजिए इसको। टीवी पर बैठकर लंबी लंबी बातें करना, टीवी पर बैठकर सिर्फ हिंदुओं को खुश करना, ये अच्छी बात नहीं है। अश्वनी उपाध्याय जी, आपने तो पीआईएल हर मामले पर डाल रखी है,
बोर्ड पर आपने डाल रखी है, पर्सनल बोर्ड पर आपने डाल रखी है, मुस्लिम एजुकेशन पर आपने डाल रखी है, मुसलमान कैसा होना चाहिए उस पर आपने डाल रखी है, टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उस पर आपने डाल रखी है। आपका तो काम ही यही है। अब सवाल ये है कि कोर्ट जो है उसको तय करेगा। ठीक है, आपने एक सवाल आप पूछा सिर्फ कि यहाँ टीवी पर बैठकर सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में अगर ये चीज हो रही है तो आप उसके साथ हैं, वो अच्छी चीज है, वो सरकार का हक है, वो कर सकती है क्योंकि अनुदान मिल रहा है, एड मिल रहा है गवर्नमेंट से। भाई, एक मिनट आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक मिनट। लेकिन अगर वो बच्चे जहां अनुदान नहीं मिल रहा, वो बच्चे क्यों महरूम रहे इन चीजों से, क्वालिटी एजुकेशन से, ट्रेन टीचर्स से? वो चीजें तो उनको भी मिलनी चाहिए ना रशीदी जी। अमन भाई, जो प्राइवेट मदरसे हैं, जो गवर्नमेंट से ऐड नहीं लेते, गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती मेरे भाई। हम चाहेंगे टीचर लेना, हम चाहेंगे उसमें दूसरी तालीम देना, तभी तो चाहेगी ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जबरदस्ती तो नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है। सरकार अच्छा चाह रही है, नियत तो हमारे सही जो है। 4% बच्चे, सुनिए जी हाँ बोलिए। अरे मेरे भाई, जो हमारे 4% बच्चे, ठीक है, सुनिए, जो हमारे 4% बच्चे जो हमारी जरूरत है, जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हमें मस्जिदों में इमाम चाहिए, मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले हाफिज कारी चाहिए, मस्जिदों में अजान देने वाले मुअज्जिन चाहिए, वो हमारे इन 4% बच्चों से ही तो मिलते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है अमन भाई। लेकिन इसमें आप रशीदी इसको जी नहीं मैं छीन एक सकते, चीज, न सरकार मैं छीन एक सकती चीज, है। मैं एक जब तक ये देश संविधान से चलेगा, हमारे अधिकार को नहीं छीना जा सकता। रशीदी, मैं फैक्चुअल एक चीज क्लियर कर देता हूं। जब सर्वे हुआ, 7.5 से 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए, गैर मान्यता प्राप्त। फिर हुआ, चाहे सरकारी अनुदान वाले, चाहे जो अनुदान नहीं लेते वो भी, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सर्वे के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, और जो जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे रशीदी जी, उन सब में ये लागू करने का प्रस्ताव है। मैं ये क्लियर कर रहा हूं आपको, ये ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट है उसमें नहीं है, ये सब में लागू करने का आप प्रस्ताव गलत है। कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक आप मिनट आ रहा गलत कह रहे हूं। हैं। नहीं, मैं सर, आप जानते हैं, अमन भाई, मैं एक सुनिए, मिनट आप में आगे गलत बढ़ कह जाऊं। रहे हैं। रशीदी जी, आप आगे मुझे ठीक कर दीजिएगा, पैनल बहुत बड़ा है, सोमैया राणा भी जुड़ गई है नहीं, समाजवादी मुझे पार्टी 30 से। सेकंड पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, 30 सेकंड दीजिए। अच्छा चलिए, आप 30 सेकंड गलत आप बातों बोलिए को कोड मत कीजिए। बोलिए। मेरी भी सरकार से बात हुई है, अच्छा, मेरी भी सरकार से बात हुई है, गलत बातों को कोड मत कीजिए आप। चलिए ठीक है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि प्राइवेट मदरसों में हस्तक्षेप करे। डॉक्टर रिजवान अहमद, कि जो प्राइवेट मदरसे हैं वहां पर अगर दीनी तालीम दी जा रही है, डॉक्टर रिजवान अहमद, तो वहां पर हस्तक्षेप नहीं, आप जो अनुदान ले रहे हैं उनमें करते रहिए। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी जल्दी 2-3 बातें बोलूंगा। अश्वनी भाई ने जो बात बोली, सुनने में वो अच्छी है, लेकिन अभी हमारा भारत हिंदी को पूरे देश में लागू नहीं कर पाया है, और गौ मांस का सेवन ना किया जाए, ये भी हम पूरे भारत में लागू नहीं कर पाए हैं। तो जो अश्वनी भाई बोल रहे हैं कि पूरे भारत की एक एजुकेशन हो, ये महत्वाकांक्षा है, वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा दूर दूर तक होने नहीं जा रहा है, जो इतिहास बताता है। पहली चीज। अब मैं आता हूं जो रशीदी भाई ने बात बोली। देखिए, कहावत सुनी होगी ना, चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे, या एक सियाना कौआ डैश खाए, नाम नहीं लूंगा। असल में ये लोग फंस गए हैं। कौन? जो मदरसा चलाते हैं। इन लोगों ने जो मदरसे में शुरू से, आज से नहीं, पहले से जो कहा, अरे भाई मदरसे में तो मॉडर्न एजुकेशन है, मदरसे तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, ये हमारे गए फंस। इन्हें, इनकी जगह अगर मैं होता ना आज से 30 साल पहले, तो मैं जानते गवर्नमेंट से क्या कहता, भैया हमारे 1% बच्चों को अल्लाह की दीन की तालीम लेने दो। हमें यार ना इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, हमें तो मौलवी बनना है, हाफिज बनना है, कारी पढ़ना है। हमें मॉडर्न एजुकेशन से मतलब नहीं है भैया, हमें माफ कर दो, और हम ये पढ़ा रहे हैं, ये तुम देख लो। अगर ये कहते तो शायद आज ये बच गए होते। अब मदरसे में जब आप तो, हम लोग तो 10 बार बैठे हैं, साहब मदरसे से तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, तो आदमी कहता है लो, फिर काहे को फ्राइडे की छुट्टी, फिर काहे को ऊंचा पजामा, फिर काहे को कुर्ता, फिर काहे को टोपी, फिर दूसरा आदमी ये ज्ञान दे देता है, तो ये उल्टे पांव पीछे भागते हैं। अरे मदरसा मुल्ला बनाने के लिए है, मुंशी बनाने के लिए है, हाफिज, मौलवी, कामिल, फाजिल। 12 साल आदमी के इसी में निकल जाते हैं। तुम इंजीनियर डॉक्टर यार कहां से बनोगे? पहली चीज तो पहले तय कर लो कि मदरसे में बनाना क्या है।
अब रशीदी भाई ने बोला कि 4%। फिर दूसरी बात अमन भाई, हम मुसलमान ये तय करें कि क्या हमें 4% मौलाना अपने बीच में चाहिए? 4% जानते हैं कितना होता है? हर 24 मुसलमान के बाद एक मौलाना, यानी हर 24 मुसलमान पर एक मौलाना। क्या हमें चाहिए? क्या हिंदू को हर 24 हिंदू पे एक पंडा चाहिए? जवाब है नहीं चाहिए। 4% सुनने में कम लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात, नहीं चाह रहे तो साहब ने थोपेंगे कहा थोड़ी भाई ना। प्राइवेट तो हम डॉक्टर चाहे रिजवान जो एक मिनट, पढ़ाएं। डॉक्टर रिजवान एक मिनट, उस साजिद रशीदी जो कह रहे हैं थोपेंगे थोड़ी ना, जब नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं जब 4% दीनी शिक्षा लेना चाह रहे हैं, वो मौलवी और ये सब वो धर्म को आगे बढ़ाने का काम करना चाह रहे हैं, तो थोपेंगे थोड़ी ना। वो तो कह रहे हैं हाँ भाई हम वो करना चाह रहे हैं। ठीक, एक मिनट, नहीं जबरदस्ती नहीं कह थोड़ी रहे, ना थोपेंगे। नहीं कह रहे। पिछले एक मिनट अमन भाई खत्म करने दीजिए। हाँ, प्लीज प्लीज। पिछले 1 साल के डिबेट उठा के देख लीजिए। 1 साल के, अरे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, 1 साल के डिबेट उठा के देख लो। पहले तो तय कर लो बनाना क्या है, इंजीनियर डॉक्टर बनाना है या मौलवी बनाना है। और आखिरी बात जो 4% वाली मैंने बात करी, आपने कह दिया कि साहब जो ग्रांट नहीं ले रहे वो कुछ भी करें। अरे भाई कैसे कुछ करें? पूरी दुनिया में मदरसों का सीधा सीधा तालमेल आतंकवाद से रहा है। क्या अश्वनी उपाध्याय को यह अधिकार नहीं है जानने का कि मदरसे में तुम क्या पढ़ा रहे हो? गवर्नमेंट एड हो या गवर्नमेंट एड ना हो, मदरसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन होने चाहिए और उसका सिलेबस सरकार तय करेगी, मौलाना रशीदी नहीं तय करेंगे। अमन भाई मैं जवाब दे दूं जरा। एक मिनट रशीदी भाई, सबका कमेंट ले लेता हूं एक बार। ओपनिंग स्टेटमेंट सबका, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा रशीदी जी। पहले निकत अब्बास, फिर समैया राणा जी समाजवादी पार्टी से। निकत, अब आप बोलिए। निकत अब्बास बताइए भाई, उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी ने बोला 4% अगर मदरसों में जा रहे हैं, दीनी तालीम ले रहे हैं, तो आप क्यों थोपना चाह रहे हैं आधुनिकता, क्यों थोपना चाह रहे हैं ज्ञान, क्यों ये सब थोपना चाह रहे हैं? नहीं चाहिए भाई, वो अभी उन्होंने कहा है डिबेट में। बताइए आप निकत, जबरदस्ती क्यों थोपना? बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, मैं नहीं साजिद भाई को ये बात समझना पड़ेगा अमन जी कि कोई किसी चीज को जबरदस्ती नहीं थोपना चाह रहा। बहुत छोटी सी बात हुई है, इस पे इतना ये लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? यही तो कहा गया है कि फ्राइडे की जगह संडे को छुट्टी दे दीजिए। दूसरी बात ये कही गई है कि यूनिफॉर्मिटी ले आइए। अब यूनिफॉर्म में ऐसा तो कहा नहीं गया है कि नहीं आप पग पहन कर आएंगे, आप भगवाधारी कपड़े पहन कर आएंगे, आप स्कर्ट और जीन्स या टॉप पहन कर आए। यूनिफॉर्मिटी, आप हिजाब और सूट रख लीजिए, या पल्लू सर पर, महिला जो लड़कियां हैं उनके लिए सलवार कमीज रख लीजिए, जो लड़की हैं उनके लिए कुर्ता पजामा, एक यूनिफॉर्म कलर का, ब्राउन ब्लू जो कलर आपको सहूलियत लगे, एक आप यूनिफॉर्मिटी उसके लिए सेट कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि इस वजह से साजिद भाई को क्यों दिक्कत आ रही है। दूसरा, अगर हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं कि फ्राइडे की जगह संडे को छुट्टी दे देनी चाहिए, तो इसमें 2 फायदे हैं बच्चों के। साजिद भाई का क्लियरली कोई फायदा नहीं है, पर बच्चों के फायदे ये हैं कि तमाम कम्युनिटीज के बच्चे जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, वो मंडे टू सैटरडे स्कूल जाते हैं। संडे एक दिन मिलता है उनको सोशलाइज करने का, उनको बाहर जाके अपने आप को एनकरेज करने का, जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो जेनेरिक थिंग्स होती हैं, उससे आज तक जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो बच्चे वंचित रहते हैं उस करिकुलर एक्टिविटी से और उस सोशलाइजेशन से। उससे आपको क्या दिक्कत है अगर संडे को वो बच्चे भी जाकर उनके साथ सोशलाइज कर सकते हैं? क्योंकि एक ही दिन मिलता है सभी बच्चों को, वो संडे कॉमन डे बनाया जाएगा। दूसरी बात, अब यूनिफॉर्मिटी के फायदे क्या होंगे मुझे बताइए। अगर डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है एक मदरसे में, उस जो पढ़ाई का, जो मैं कहूंगी, आप कह रहे हैं मदरसा वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाई की जाती है, एक इंस्टीट्यूशन में एक डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, कंसंट्रेशन एंड फोकस यूनिफॉर्मिटी से आता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, विच इज वाई वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में एक यूनिफॉर्म स्कूल में मेंटेन करी जाती है। उससे आउटसाइडर्स को आप चिन्हित कर सकते हैं कि स्कूल में जो आ रहा है, यानी मदरसे में अगर कोई आ रहा है तो वो मदरसे का बच्चा है, कोई बाहर का ऐसे अनजान बहरूपिया आकर नहीं बैठा है। दूसरा, इक्वालिटी जो बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए, वो उसका एक सेंस आप बच्चों को अपने आप सिखाना, बच्चे सीख जाते हैं कि यूनिफॉर्मिटी है, माने सब एक समान है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। तभी हम मॉडर्न स्कूल्स में, जिन स्कूल से आप और मैं भी पढ़े हैं अमन भाई, उन स्कूल्स में हम एक यूनिफॉर्मिटी का पालन करते हुए आए। तो वही बेसिक चीजें मदरसे में आप लोग लाने से क्यों कतरा रहे हैं? तीसरी बात, पढ़ाई में यहां पर कब कहा गया कि आप कुरान शरीफ मत पढ़ाइए या फिर आप दीनी तालीम मत लीजिए? ये कहा गया है कि आप सीबीएसई की जो बुक्स हैं उनको भी इनकलकेट करके आगे उसकी भी शिक्षा दीजिए। आप मत भेजिए स्कूल, अगर आपको नहीं भेजना, आपको लगता है वहां पे इसमें जो फैक्ट है, जो साजिद रशीदी बता रहे हैं, मौलाना रशीदी जो बता रहे हैं, इसमें इस वक्त जो शायद
उत्तर प्रदेश में कुल 16 साढ़े 16 हजार के आसपास मदरसे, जिसमें से 560 को ही सरकारी अनुदान मिलता है, 560 के आसपास, 500 साढ़े 500 होंगे आसपास। सर्वे हुआ तो 8000 गैर मान्यता प्राप्त निकले। तो ये जो पूरी कवायद है, मैं अश्वनी उपाध्याय से समझूंगा कि ये सिर्फ 560 के लिए, बाकी सब ऐसे ही चलते रहेंगे जिनको अनुदान नहीं मिलता, क्या ऐसा है? लेकिन पहले सोमैया राणा जी का एक टेक। सोमैया राणा जी, आप बताइए, क्या योगी सरकार, जो यूपी सरकार का जो प्रस्ताव है मदरसा बोर्ड में, क्या वो स्वागत योग्य है कि संडे ऑफ हो, ट्रेंड एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ट्रेन टीचर्स हो, ड्रेस कोड हो, मतलब मदरसों का स्कूलीकरण? सोमैया जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, जिस तरीके की जो पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मदरसों में यूनिफॉर्म होगी, मदरसे में छुट्टी फ्राइडे के बजाय संडे होगी और टीचर्स को मैटरनिटी लीव मिलेगी जी, इसमें और तमाम चीजें हैं, सिलेबस में सुधार होगा, अगर इन्हीं सिर्फ सब चीजों पे बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरी बच्ची मिशनरी स्कूल लखनऊ में पढ़ती थी, मुझे लगता था उसको दीनी तालीम मिलनी चाहिए, मैंने हैदराबाद भेजा, मेरे पास यहाँ पे लखनऊ में कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास आसपास हो जाए तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं लेकिन सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मदरसे का, यूं तो मदरसे का मतलब ही है कि जहाँ पे आप तालीम गाह है, जहाँ पे आप तालीम ले सके, स्कूल को ही मदरसा कहते हैं। तो वहां पे हर तरीके की तालीम होनी चाहिए। अगर वहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहां पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहां पे तमाम और वो सब्जेक्ट्स जो हमारे और बच्चे मदरसे के बाहर के इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं वो सारे सीख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मदरसे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है दीनी तालीम, शरीयत को बताना, कुरान सिखाना, हिफ्ज कराना और आलिम और फाजिल तैयार करना, वहां से मुफ्ती बनते हैं वहां से, वो सारी चीजों को भी बहुत जरूरी है क्योंकि मदरसे में जाके ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और मुझे लगता है कि मुसलमानों में खासकर इन सारी बेसिक चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, जिंदगी गुजारने के लिए ये बात सही है, जीने के लिए दुनियावी तालीम जरूरी है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ जो भी और दुनिया की चीजें हैं उस स्ट्रीम में साथ में बढ़ने के लिए, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपने आप को एक एक्टिव लाइफ बनाने के लिए जो दुनियावी तालीम है उसमें होनी चाहिए। लेकिन पैटर्न ऑफ एजुकेशन चेंज कर सकते हैं, सिलेबस चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब दीनी तालीम के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी हो, दीनी तालीम बंद तो कोई नहीं कर रहा, दीनी तालीम के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी हो। लेकिन जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है सर्वे के बाद, सब में ये लागू होगा। मैं अश्वनी उपाध्याय से क्लियर करूंगा, मौलाना रशीदी के पास भी चलेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग, गोली लगने से करीब 6 लोग जख्मी, दिन दहाड़े गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर में स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, तस्वीरों में फायरिंग करते दिखाई दिए लोग। बिहार के कैमूर में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराए गए हथियार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मोहनिया के ओवरब्रिज का बताया गया ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती, राजस्थान का रहने वाला है ललित कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी का झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बन गई जंग का मैदान, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हिस्ट्री शीटर पर बड़ा एक्शन लिया गया, 2 मंजिला उसका मकान गिरा गया। आरोपी पप्पू यादव पर कई डकैती के केस, रेप के समेत 20 मामले दर्ज हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट, ट्रेन से लटक करके स्टंट करता दिखा लड़का, वीडियो की जांच में जुटी आरपीएफ और जीआरपी। खोपोली से सीएसटी जा रही थी ये ट्रेन। मुंबई के पास अंबरनाथ में एक कंपनी में बड़ा हादसा, हवा भरने के बाद जांच के दौरान रेस कंट्रोल वॉल में ब्लास्ट हो गया, एक कर्मचारी की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जेसीबी और डंपर जब्त किया गया है, सैकड़ों बीघा जमीन में गड्ढा खोदकर यहां खनन किया जा रहा था, कुछ लोग हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 5000 का इनामी आरोपी अनीस घायल हुआ है, हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। लाल चंदन की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लगभग 1 करोड़ 563 किलो लकड़ी बरामद की गई है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सब्जी के बोरों में छिपा करके रखी गई थी ये शराब। 369 डिब्बे शराब जब्त किए गए, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 50 से भी ज्यादा पुलिस वालों पर बदमाशों ने हमला किया है। राहुल गांधी की यात्रा में ड्यूटी पर ये आए थे पुलिसकर्मी। एक पुलिस वाले की हालत गंभीर है। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग कानपुर पुलिस ने कोर्ट से की है। फिलहाल जेल में हैं इरफान सोलंकी और उनके भाई। कांग्रेस नेता अजय राय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सोनभद्र के सदर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर किया था विवादास्पद टिप्पणी। दिल्ली में यूपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आयु सीमा में 2 साल की छूट और 2 अतिरिक्त मौके दिए जाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया है। कोविड को देखते हुए सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी। छत्तीसगढ़ में बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में पारा 9 डिग्री तक पहुंच गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया रहा। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोग गाड़ियां चलाने को मजबूर हुए। ठंड और कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश में स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है। गाजियाबाद में सुबह 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। अमेठी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल चलाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। रात 8 बजे के बाद अब बस नहीं चलेगी, सुबह 8 बजे तक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद खाई में गिर गया टेम्पो। 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत हुई। ड्राइवर की मौत हो गई। 5 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं धमाकेदार 50। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर की दस्तक। मनसुख मांडविया की विशेषज्ञों के साथ बेहद अहम बैठक। केंद्र ने राज्य को पत्र लिखकर पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की गई अपील। स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को अपील वाली चिट्ठी पर सियासत। कांग्रेस ने जताया विरोध। बीजेपी बोली मानना ही पड़ेगा कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना के कहर से चीन में मचा हाहाकार। राजधानी बीजिंग में तेजी से फैल रहा है वायरस। देश में करीब 80 करोड़ लोगों पर मंडराया कोरोना का खतरा। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से बिगड़े हालात। बीजिंग के कई अस्पतालों में शवों का लगा अंबार। डॉक्टर का इंतजार करते मरीजों का वीडियो आया सामने। चीन में कोरोना के किलर रफ्तार से अस्पतालों में बेड की किल्लत। कार के अंदर भी इलाज कराने को मजबूर हैं लोग। दवाओं की भी भारी कमी। चीन के हुबई प्रांत में हताश परिवार का वीडियो वायरल। कोरोना संक्रमित 42 दिन के जुड़वा बच्चों को दवा न मिल पाने की वजह से लोग परेशान। अस्पताल ले जाने के लिए भी नहीं मिली कोई एम्बुलेंस। चीन की राजधानी बीजिंग से आया हैरान कर देने वाला वीडियो। कब्रिस्तान के बाहर लंबी कतारों में लोग खड़े। कोरोना की वजह से मौत की संख्या और बढ़ी। कोरोना के कहर के बीच चीन में खराब हुई व्यवस्थाएं। ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हुई बर्बाद। सामान को लाने ले जाने में भी लोगों को भारी किल्लत। चीन में कोरोना की डरावनी रफ्तार से लोगों में दहशत का माहौल। महामारी से बचाव के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मुंबई के पास वसई में 2 गिरोह के बीच में गैंगवॉर से लोगों में दहशत का माहौल। एक आदमी पर तलवार से किया गया हमला। बदमाश वीडियो में कैद। भीड़ को डराने के लिए हवा में फायरिंग। पीड़ित को गाड़ी में फेंक कर ही फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र के पुणे से आई चौंका देने वाली तस्वीर। मिठाई के लिए विवाद में एक लड़के ने दुकान पर ही की फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक छात्र के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच फायरिंग। गोली लगने से करीब 6 लोग जख्मी। दिन दहाड़े गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार के भागलपुर में स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तस्वीरों में फायरिंग करते दिखाई दिए लोग। बिहार के कैमूर में निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस में लहराए गए हथियार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
मोहनिया के ओवरब्रिज का बताया गया ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक आदमी ने खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। राजस्थान का रहने वाला है ललित कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी का झगड़ा निपटाने के लिए पंचायत बन गई जंग का मैदान। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मोबाइल चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हिस्ट्री शीटर पर बड़ा एक्शन लिया गया। 2 मंजिला उसका मकान गिरा गया। आरोपी पप्पू यादव पर कई डकैती के केस, रेप के समेत 20 मामले दर्ज हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट, ट्रेन से लटक करके स्टंट करता दिखा लड़का। वीडियो की जांच में जुटी आरपीएफ और जीआरपी। खोपोली से सीएसटी जा रही थी ये ट्रेन। मुंबई के पास अंबरनाथ में एक कंपनी में बड़ा हादसा। हवा भरने के बाद जांच के दौरान वेज कंट्रोल वॉल में ब्लास्ट हो गया। एक कर्मचारी की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेसीबी। तो यूपी में अब मदरसे सिर्फ नाम के रह जाएंगे क्या? क्योंकि अब ड्रेस कोड लागू करने की बात हो रही है। मदरसों में ड्रेस कोड और फ्राइडे की जगह संडे ऑफ, मतलब मदरसों का पूरा स्कूलीकरण का प्रयास। ट्रेन टीचर्स होंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगा। हम डिबेट कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अश्वनी उपाध्याय, डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सुमैया राणा जी हैं, निखत अब्बास हैं। साजिद रशीदी जी, अभी जो फैक्ट जो सामने आ रहा है वो है सभी मान्यता प्राप्त, अनुदान गैर अनुदान से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी कंफर्म किया है, सभी मान्यता प्राप्त मदरसे, उन सब में ये लागू होगा। ये प्रस्ताव है रशीदी जी, ये स्वागत योग्य है। जो अभी सुमैया राणा ने कहा कि हाँ इसका स्वागत होना चाहिए, अच्छी पहला अच्छा कदम है, तारीफ होनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में अगर ये पहल हो रही है तो मौलाना साजिद रशीदी। अरे अमन भाई, देखिए एक मिसाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप इसको सारे मदरसों से मत जोड़िए। मैं फिर कह रहा हूं, सारे मदरसों के लिए ये फरमान नहीं है सरकार का। मैं कंफर्म कर चुका हूं। आपने कहां से कंफर्म कर लिया इसको मुझे तो पता नहीं। मान्यता प्राप्त होना अलग चीज है और एडिड मदरसा होना अलग चीज है। सरकार उन्हीं मदरसों में लागू कर सकती है अकॉर्डिंग टू संविधान जो मदरसे एफिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से ऐड पाते हैं। अच्छा सर, मैंने जो कहा प्राइवेट मदरसे हैं जिनका सरकार की यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अरे मेरी सुन लीजिए पहले पूरी बात। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे बेहतर जानते होंगे, यूपी सरकार में मंत्री हैं सर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। उन्होंने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा। इस समय 8,441 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें 7,64,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। ये गैर मान्यता है, लेकिन सभी मान्यता प्राप्त मदरसों पर यह लागू होगा अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। यह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। इसके अलावा मोहसिन रजा, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट है। जी अब मेरी बात सुनिए। जी बताइए। स्वागत योग्य है, अच्छा कदम है। मैंने भी बात किया, मैंने भी, अरे सुनिए, मैंने भी बात की है। अब उसको छोड़ दीजिए आप। देखिए मैं फिर कहता हूं आपसे, जैसे सर्वे के ऊपर बात आई थी, जो 16,500 मदरसा बोर्ड के अंडर आते हैं उन्हीं पर ये चीजें लागू होंगी। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गैर मान्यता प्राप्त हैं या असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए बाकायदा सरकार ने कहा है भाई आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए लिस्ट में हमारे यहाँ। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये कह देना कि साहब सारे मदरसों के अंदर सरकार जो है आधुनिकीकरण करेगी, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता ना मेरे भाई। कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। अच्छा देखिए, एक तो आंकड़े थोड़े से आपके फिर गलत हैं रशीदी जी, आपके आंकड़े फिर गलत हैं। मैं फिर आपको 16,500 में से 8,500 के आसपास गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 7.5 लाख के बच्चे आसपास पढ़ते हैं। रशीदी जी, आपके फिर आंकड़े छोड़िए, आंकड़ों पर मत जाइए, टेक्निकल डिबेट नहीं करते। 16,500 में से 8,441 16,500। हाँ बताइए। अरे मेरी बात भी सुनोगे नहीं आप? बीच बीच में बोल जाते हैं। और 16,500 मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है जो ऐड लेते थे। उनमें से 8,000 मदरसे ऐसे पाए गए जिन्होंने ऐड तो लिए लेकिन काम नहीं किया। उनको रिजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं खत्म कर रही है। उसमें बुराई क्या है? नहीं खत्म नहीं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। खत्म नहीं किया जा रहा है, मानते उसमें नहीं खत्म किया जा रहा है। मेला एक विभागीय पोर्टल है मेला,
आपको डिटेल्स नहीं पता। नहीं, अगर रशीदी जी, गवर्नमेंट आप उनको पढ़ खत्म लीजिए, नहीं कर मैं रही आपको तो हमें छोड़िए क्या ना। एतराज है मेरे नहीं भाई? खत्म कर रही है भाई, सुनिए इस चीज को, समझ मगर लीजिए, नहीं पता तो। नहीं गलत सर, एक बातें मत मेला फैलाइए। विभागीय आप पोर्टल है मशहूर हैं गलत जिसमें, बातें फैलाने सुनिए में। ना, मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर मेला विभागीय आप पोर्टल है। गलत अब बातें फैलाने में मशहूर हैं। अच्छा चलिए, आपके ऊपर पहले भी आपको केस रेस हो जानकारी चुका का है गलत अभाव बातें है, फैलाने आपको में। नहीं पता ऐसी है, बातें मत आपको कीजिए, नहीं प्लीज। पता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। मेला विभागीय पोर्टल है आपको जिसमें नहीं पता जिसमें है। रजिस्टर कराना हो आपको सकते हैं। नहीं पता है चलिए, भाई छोड़िए, इस साहब। पर नहीं जाते हैं। आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता है। धर्मपाल सिंह से ज्यादा जानते हैं, मंत्री हैं वो। आपको नहीं पता अरे है। सर, आप टेक्निकल डिबेट में मत पढ़िए, अरे सवाल आपको पर आ नहीं पता, जाते हैं। आप लाइन पे लीजिए मौलाना उनको। साजिद आप रशीदी लाइन जी, पे हाँ, मैं लीजिए, ले उनसे रहा हूँ, कहलवाइए। मैं ले रहा हूँ। आप मौलाना लाइन साजिद पे रशीदी, लीजिए, उनसे कहलवाइए। तो ये आप जो लाइन पे मान्यता लीजिए, कहलवाइए प्राप्त उनसे। मदरसों के लिए कदम है, आप स्वागत उनको योग्य है, लाइन पे लीजिए, सही कहलवाइए है, ना उनसे। नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो कदम है साजिद रशीदी, अरे आप उनको सही लाइन पे है। लीजिए, कहलवाइए। आपकी बात थोड़ा ही मानता हूँ। अरे फैसला सही है आपकी गलत बात है ये नहीं तो बता मानूंगा। दीजिए। आप उनको लाइन पे लेके फैसला सही है कहलवाइए। गलत है ये तो बता दीजिए। आप उनको लाइन पे लीजिए और कहलवाइए। प्रस्ताव सही है सरकार के गलत है किसी ये तो आदमी बता को लीजिए, दीजिए। उससे कहलवाइए। इतना घबराते क्यों हैं आपकी आप बात को लोग? थोड़ा ही मानूंगा मैं। अच्छा मत मैं नहीं मानिए, मैं मानता कह रहा हूँ आपकी जो बात को। प्रस्ताव है वो आप सही तो है नहीं है। झूठी न्यूज फैलाने में माहिर है। अरे पहले मौलाना भी आप साजिद फैला रशीदी चुके, केस हो कट्टरता तो चुका नहीं आपके फैला ऊपर। रहा। आपकी बात को थोड़ा ही माना जाएगा। छोड़िए, मैं कह रहा आप हूँ। मोतबर पत्रकार नहीं है मेरी नजर में। अरे आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे। आप मेरी होते नजर कौन है में भाई? मोतबर पत्रकार नहीं है। आप सब लोग बांटिए जानते मौलानाओं हैं को सर्टिफिकेट कि बांटिए आप भाई। झूठी न्यूज आप फैलाने मौलाना में मौलवियों माहिर को हैं। सर्टिफिकेट बांटिए। छोड़िए, अब मौलाना साजिद रशीदी सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर आप जवाब देना भाई साहब, चाहते हैं आप सरकार के तो आदमी को ऑडियो बिठाइए, उनसे बंद। कहलवाइए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं रशीदी जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। सोमैया जी ने कहा अच्छा कदम, निगत ने कहा अच्छा कदम। मैं आपसे पूछ रहा हूं रशीदी जी, ये जो प्रस्ताव है सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो प्रस्ताव है, ये सही है या नहीं है? ड्रेस कोड, क्वालिटी एजुकेशन और संडे ऑफ, हम ये जो प्राइवेट प्रस्ताव है। मदरसों में जी, हम बताइए। प्राइवेट मदरसों में मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते। हम प्राइवेट मदरसों में सिर्फ कुरान की और हदीस की तालीम चाहते हैं। कोई भी इस अधिकार को हमारे छीन नहीं सकता, सरकार कोई भी हो। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं दावे के साथ, कोई नहीं छीन सकता हमारे इस अधिकार को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता इसको हमारे अधिकार ये से। अमन भाई, ये आप ये झूठी देखो खबरें अमन। फैलाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए अश्विनी उपाध्याय। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं मैं, मुझे पता है अमन डॉक्टर भाई। रिजवान अहमद उनको फैक्ट्स की थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था उनको। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता वो बैठ गए, बता रहा हूं। बोलिए आप आपको अश्विनी नहीं है। उपाध्याय जी। अब रुक आपको जाइए। नहीं है। अब बस ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। आप मेरे नाम बस देखिए। हो गया। अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए। अश्विनी उपाध्याय जी, हम देखिए, facts पर बात कानूनी, करेंगे। मैं अश्विनी आपको उपाध्याय जी। कानूनी पहलू बता रहा हूं। हाँ, भारत में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है। उसमें मदरसे भी आते थे। 2012 तक राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पे भी लागू होता था, लेकिन 2012 आप झूठ बोल रहे हैं, में मदरसे जमीयत उसमें उलमा नहीं हिंद आते। पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया, और उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सरकार को नोटिस इशू हुआ है। जो मदरसों को राइट टू एजुकेशन से बाहर निकाला गया, उसको मैंने अश्विनी जी, कोर्ट में मेरा चैलेंज सवाल किया। मेरा सवाल अब मैं कुछ दूसरी और है। बात मैं करता हूं। एक मिनट में सवाल लूंगा आपसे। जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भैया अगर अनुदान नहीं लेते हैं, अनुदान नहीं लेते हैं और रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? वहां पर कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी परोसा जाए, कुछ भी वहां पर हो, वो अगर अनुदान नहीं लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? नहीं, मैं डॉक्टर रिजवान जैसे इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत हिंदुओं को नहीं, मुस्लिम बेटियों को है, वैसे यूनिफॉर्म एजुकेशन की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम बेटों को है। अब मैं आता हूं विषय पे। ये इसकी जांच पड़ताल क्यों जरूरी है? इसे अज्ञानता मदरसों की कहते हैं, किताब अज्ञानता। देखना क्यों जरूरी है? मदरसों की ऑडिट करना क्यों जरूरी है? मदरसों में टीचर क्या पढ़ाता है, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन, वो देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अनुभव ये कहता है, देखते ही देखते तुर्की अशांत हो गया, यमन अशांत हो गया, कांगो अशांत हो गया, ईरान अशांत हो गया, इराक अशांत हो गया, सूडान अशांत हो गया, इजिप्ट अशांत हो गया, सीरिया अशांत हो गया, बांग्लादेश अशांत हो गया, फिलीपींस अशांत हो गया, सोमालिया अशांत हो गया, पाकिस्तान अशांत हो गया, नाइजीरिया अशांत हो गया, तजाकिस्तान अशांत हो गया, अफगानिस्तान अशांत हो गया। भारत का, सुने बात कंप्लीट कर रहा हूं, भारत का कश्मीर अशांत हो गया, भारत का केरल अशांत हो गया, भारत का बंगाल अशांत हो गया, असम के बॉर्डर के 9 जिले अशांत हो गए। तो ये अशांति का कहीं न कहीं रिलेशन मदरसों से है, इसलिए मदरसों की ऑडिट करना, मदरसों की जांच करना जरूरी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेटा मेरे हाथ में है। वो कह रहे प्राइवेट मदरसे। अश्विनी जी आप अरे सुनिए तो मैं बता रहा हूं। वो कह रहे प्राइवेट मदरसे कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, भैया, पॉइंट पे आ रहा हूं। भारत का संविधान कहता है ऐसी चीजें जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक हो।
ऐसी चीजें जो भाईचारे के लिए खतरनाक हो उनको ठीक करना सरकार की ड्यूटी है। अब जहां यह पाया गया, मेरे हाथ में है, आप गूगल कर लीजिएगा, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। ये दुनिया के 50 आतंकवादी संगठन है जिनको दुनिया के विभिन्न देशों ने बैन किया हुआ है। इन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा इनमें नाम क्या क्या है। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अबू सयाफ, अल हिजाम, अल क्वेदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार अब्दुल्ला दीवाना। मेरा ये कहना है वो बार-बार भारत की एकता अखंडता मजबूत हो, देश की एकता अखंडता के लिए इस देश में समान शिक्षा जरूरी है, मदरसों को भी ऑडिट जरूरी है, मदरसों की किताब पब्लिश। भाई मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, ये कौन पब्लिशर उनकी किताब छापता है, आप बताइए। मदरसों की किताब पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती? मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट होनी चाहिए ना। अब ये कहेंगे ना हम फ्राइडे वीकली ऑफ करेंगे, कल को गुरुकुल के लोग कहेंगे हम तो मंगलवार को ऑफ करेंगे, संस्कृत के टीचर कहेंगे हम तो बृहस्पतिवार को वीकली ऑफ करेंगे। ऐसे नहीं होगा भैया, भारत में कानून है, कानून का राज है। अगर वीकली ऑफ संडे हो रहा है तो अच्छी बात है, जैसा हमारे भी निगत अब्बास ने कहा। बच्चे क्यों सफर करे भाई, वो क्यों सफर करे इन लोगों के चक्कर में। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, बार बार जो रशीदी जी बोल रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका कहने का मतलब है कि वो नहीं चाह रहे उनका भला हो, क्यों जबरदस्ती आप भला करने पर तुले। मतलब इनका सोचो तो दिक्कत, ना सोचो तो दिक्कत। सरकार सोचती है तो कहते हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे कहते हैं कि सरकार हमारी सोचती नहीं है। इसे अज्ञानता कहते हैं भाई, अमन भाई अज्ञानता कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद सर, पता लग रहा है कौन अज्ञानता है कितना है सर, आपका पता लग रहा है, इसलिए मत बोलिए ना बीच बीच में बार बार, अच्छा नहीं लगता ना। डॉक्टर रिजवान अहमद जी हाँ, अमन भाई 1-1.5 साल से तो हम लोग इस मुद्दे पर बैठ रहे हैं। देखिए, जो मैंने अपनी पहली बाइट में बात बोली थी, रशीदी भाई ने वो बात उगल दी। इन्होंने एंड में जब आप सवाल पूछते गए तो एंड में बोल दिया कि भैया हमें नहीं बनाना इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो मौलवी मौलाना बनाना है, प्राइवेट मदरसों में बनाना है। इन्होंने पहली लाइन में बोला था सर, बोल दिया इन्होंने पहली लाइन में बोला था कि 4% है, हमारी मर्जी मत थोपो हम पर। इसका मतलब 2 साल से जो डुगडुगी बजा रहे थे इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनने की, वो क्या था, वो छलावा था। ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं, पहली चीज। मदरसे वाले ने, दूसरी चीज भाई ने बड़ी धीमे से बोली, अरे यार तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठा करो। मेरा नाम है रिजवान अहमद, मैं बोल रहा हूँ, बीच में पक कर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, अरे यार मौलाना साजिद रशीदी बीच में बोलना जरूरी है क्या? तुम इतनी भाई इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इसीलिए कह रहे हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का तरीका सीख लेंगे वो लोग। तुम इतनी देर बोल, इसलिए कह रहे हैं मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का सलीका नहीं है। मत बोलिए ना बीच में, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले, वो बिल्कुल शांति से बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। इतना सलीका तरीका तो सीखिए, इसीलिए कह रहे मदरसों को मॉडर्नाइज करो। नहीं, रुक जाइए बस, अब शांत रहिए, आ रहा हूं आपके पास। मौलाना रशीदी आ रहा हूं, शांत रहिए, ऑडियो बंद, एक एक करके आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। चुप कर डॉक्टर रिजवान अहमद, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, निकट और समैया जी आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने एक एक करके, इन्होंने एकदम से कह दिया कि भैया प्राइवेट में तो हमें मौलवी बनाना है और वहां हमें सरकार से कोई एड क्योंकि मिल ही नहीं रही है, तो इन्होंने कह दिया भाई वहां तो हमें मौलवी बनाना है। लेकिन जो एडेड मदरसे हैं, आपको पता है अमन भाई, आपको तो पता ही होगा, मैं तो रिसर्च करके बैठा हूं, एडेड मदरसों में 15 लोगों की तनख्वाह सरकार देती है, 15, जिसमें 12 टीचर, 1 चपरासी, 1 क्लर्क और 1 प्रिंसिपल। और ये तनख्वाह 1000-2000 नहीं होती, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब मौलाना रशीदी को वो 60,000 तनख्वाह भी चाहिए, 15 लोगों की टैक्स पेयर की, मेरी और अश्वनी उपाध्याय जो टैक्स देते हैं, वहां से इनको पढ़ाना भी है। वहां ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां भी हमें मौलाना बनाने हैं, क्योंकि इन्हें सरकार से धन वसूली करनी है। और अश्वनी उपाध्याय हो चाहे रिजवान अहमद हो, ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी तो टैक्स देते नहीं, हम देते हैं। तो हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम एडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, और हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम अनएडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ के
रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे नहीं, हैं चलिए, जो उधर हमारी personal नहीं कौम होते। नहीं चाहती चलिए है। पर्सनल नहीं होते। अब आप बोलिए साजिद रशीदी जी, अब आप क्यों बोलिए, नहीं फिर मैं पर्सनल सोमैया होते? जी और क्यों निकिता नहीं अब्बास। पर्सनल होते? नहीं छोड़िए ना, जाहिल आदमी नहीं भाई, है उनके क्या? सर पर थोड़ी उसको नहीं पता कि जब किसी दूसरे का नाम लिया जा रहा है अब आप बोलिए तो बीच मौलाना में नहीं रशीदी। बोलते। अब आप बोलिए, हाँ, क्या कोई नहीं इसको बोलेगा बीच पता में, क्या? ऑडियो कोई नहीं बोलेगा जाहिल बीच में। आदमी को मौलाना रशीदी, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, अमन अब भाई आपकी बात बारी सुनिए। है, बोलिए। देखिए एक मिसाल है, एक मिसाल है, अगर कुत्ता काट ले तो उसको काटा नहीं जाता, इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाता कि कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अश्वनी उपाध्याय ने एक बात कही है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है। जब मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है तो आप मुझे बताइए सरकार किस अधिनियम के तहत उनमें बदलाव कर सकती है, आप मुझे बता दीजिए। रशीदी जी, दूसरी बात यह है रशीदी जी ये कि है धार्मिक एजुकेशन सरकार देना अगर ये अच्छा मेरा सोच संवैधानिक रही- अधिकार रशीदी है, जी, इस चीज को इससे समझिए। सरकार छीन नहीं सकती। नहीं, आपकी सारी बात सही है रशीदी जी, लेकिन सरकार आपका अच्छा सोच रही है, आपका भला सोच रही है। आप कह रहे हैं हम तो नहीं बनेंगे इंजीनियर, हम तो नहीं बनेंगे डॉक्टर, हमें तो मौलाना ही बनना है। फिर आप कहते हैं कि हम पिछड़ गए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, देखो ये हाल है हमारी कम्युनिटी में। 4% कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं डॉक्टर बनना, हमें नहीं इंजीनियर बनना, हमें नहीं एपीजे अब्दुल कलाम बनना। देश को अब्दुल कलाम और चाहिए ना सर। अमन मुझे आप जवाब कह रहे- देने दो, मैं मुझे एक पूरा मिनट सर, जवाब एक मिनट, एक बड़ी खबर है, फिर मैं आपके मुझे पास आ रहा हूं। पूरा एक मिनट, एक ब्रेकिंग है सर, एक मिनट दीजिए बस, एक ब्रेकिंग है। बड़ी खबर यह है, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने एक बार फिर से सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 इंडिया को कई अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट कवरेज ऑफ सोशल इश्यूज अवार्ड भी मिला है, ये वो तस्वीरें भी आपके सामने। न्यूज 18 इंडिया के झोली में कई अवार्ड्स। ये द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में न्यूज 18 इंडिया को कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें सोशल इश्यूज को लेकर वायु प्रदूषण पर न्यूज 18 इंडिया की खास मुहिम सांस लेने दो को बेस्ट कवरेज ऑफ सोशल इश्यूज का अवार्ड दिया गया है। सांस लेने दो, ये जो मुहिम थी सोशल इश्यूज को लेकर, न्यूज 18 इंडिया की खास मुहिम सांस लेने दो को बेस्ट कवरेज ऑफ सोशल इश्यूज का अवार्ड दिया गया है। ये बड़ी खबर। और खबर पक्की है के लिए बेस्ट इंक्वायरी इनटू फेक न्यूज, खबर पक्की है, उसको अवार्ड मिला है। साथ ही बेस्ट शो आइडेंटिटी अमृत रत्न को भी अवार्ड दिया गया है। द फ्यूचर ऑफ न्यूज का न्यूज 18 इंडिया की झोली में कई अवार्ड्स। चलिए अब डिबेट की तरफ रुक करेंगे। बोलिए आप मौलाना साजिद रशीदी, उसके बाद सोमैया रानी जी आपके पास और निकिता अब्बास आपके पास। उसी सवाल के साथ मौलाना साजिद रशीदी, फिर से आ रहा हूं अश्वनी उपाध्याय। सरकार भला चाह रही है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। मौलाना रशीदी, जो अभी रिजवान भाई ने कहा सरकार भला चाह रही है, सरकार की नीयत अच्छी है, सोमैया जी ने भी स्वागत किया। आप कह रहे हैं हमको बख्श दीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम तो मौलाना ही बनेंगे, हमें नहीं बनना इंजीनियर, हमें नहीं बनना डॉक्टर, हमें नहीं बनना एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आप कहते हैं कि हमारी कोई सोच नहीं रहा। बोलिए अब आप मौलाना साजिद रशीदी। सुनिए अमन भाई, मदरसा एजुकेशन लेने के बाद भी यूपीएससी में लोग कामयाब हो रहे हैं और कई सारे नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और वो देश की अच्छी पोस्ट पर हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत ऐसी है ही नहीं कि प्राइवेट मदरसों में इस तरह की चीजें लागू करें। मैं कंफर्म कर चुका हूं इस बात को। दूसरी बात यह है, अगर जब हम सरकार से एक पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं प्राइवेट मदरसों में सरकार से पैसा। रिजवान ने जैसे अभी कहा है कि साहब इनको पैसा भी चाहिए, इनको टीचर भी चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। ना हम स्कॉलरशिप लेना चाहते, ना हम आपसे चंदा लेना चाहते, ना हम आपसे टीचर लेना चाहते। हमें तो सिर्फ कुरान पढ़ाना है, हमें तो सिर्फ हदीस पढ़ानी है, हमें मौलवी पैदा करने हैं उन 4% बच्चों में। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी आदमी, अश्वनी उपाध्याय नहीं, दुनिया का कोई भी वकील आके पिटीशन डाले, ये हमारा अधिकार संवैधानिक कोई ये छीन बहुत नहीं सकता। हैरानगी है आज ये और डिबेट जितने सरकार भी लोग हमें देख इससे रहे हैं, वंचित नहीं कर सकती। ये जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं, डिबेट इस चीज को लेकर है। सरकार कह रही है कि हम, सरकार की एक पहल है कि आप डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बनिए, एपीजे अब्दुल कलाम और आएंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, हमें कुरान पढ़ानी है, हमें नहीं बनना डॉक्टर, हमें नहीं, हमारा हमको छोड़ दिए क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे इसलिए हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर कल को उठकर कहेंगे देखिए हम पिछड़ गए, फिर कहेंगे सरकार हमारी पूछ नहीं रही। सोमैया राणा जी, फिर मैं निकिता अब्बास आपके पास आ रहा हूं। सोमैया राणा जी, क्या जो सरकारी अनुदान नहीं ले रहे हैं, क्या उन पर भी प्राइवेट मदरसा की भी कम से कम ये मांग होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया, उनको भी क्वालिटी एजुकेशन दीजिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं सोमैया राणा जी? देखिए अमन चोपड़ा जी, 2-3 बातें जो बहुत देर से मैं खामोश बैठी सुन रही थी।
यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है कि किस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण हो और बच्चे उससे फैजियाब हो और एक अच्छी पढ़ी लिखी जनरेशन निकले वहां से। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर सैयद रिजवान और अश्विनी उपाध्याय जी जिस तरीके से मदरसे से पढ़ने वालों के लिए गलत बातें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सैयद रिजवान साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या मदरसे में पढ़ाई की है जो आप इतनी देर से डायरिया और डायपर जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं दे रही हैं। आप एक तरफ मदरसे वालों को आप डिफेम कर रहे हैं, पढ़ने वालों को, और भूल गए कि कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़ करके निकले। तो तमाम आज की तारीख में बच्चे जो हैं वो पता नहीं कौन कौन से कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। तो मुझे पहली चीज तो ये ऑब्जेक्शन था अमन चोपड़ा जी, जो मैंने आपके चैनल पे दर्ज कर दिया। अब रही बात दूसरी मदरसों की, जो आप बात बोल रहे हैं, बिल्कुल जो मदरसे इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट उन पर ये सारी चीजें लागू करती है। गवर्नमेंट कोई ऐसे काम नहीं करती है जिससे कुरान और हदीस और शरीयत पे कोई आंच आए। उनकी पढ़ाई अपनी जगह डिस्टर्ब ना हो, साथ में दुनियावी पढ़ाई होती रहे, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। और जब एक मॉडल तैयार होगा कि ये 16,500 जो मदरसे हैं रजिस्टर्ड, जितने भी मदरसे हैं, वो इस तरीके के एक मॉडल बन करके सामने आते हैं, तो यकीनी तौर पर ये जो मदरसे जो रजिस्टर्ड नहीं है उन लोगों को भी ये होगा कि भाई इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर उन्हें नहीं होगा तो कम से कम अभिभावक जो मेरा नाम लिया है, 30 सेकंड चाहिए जी। आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान। बिल्कुल एग्जैक्टली अमन, मेरा नाम लिया है, 30 सेकंड चाहिए। डॉक्टर रिजवान, हाँ चलिए डॉक्टर रिजवान आप बोल लीजिए, फिर मैं निकट आ रहा हूं आपके पास। बोलिए डॉक्टर रिजवान। ऐसा है सौम्या जी कि हम जब पढ़े लिखे वकीलों के सामने मदरसे छाप आके हमारे बोलने के टर्न पर जब बोलते हैं तो उनसे इसी तरह बात करना हमें कोर्ट में सिखाया गया है। पहली चीज तो बेटा हमको आप बच्चा ज्ञान मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरे को फिर बीच में बोला, अच्छा नहीं ना, बस फिर कोई जाहिल बोला, फिर कोई जाहिल बोला। नहीं जाहिल वाहिल कुछ नहीं। दूसरी बात, हाँ बोलिए। दूसरी बात अमन भाई जी बोलिए। अभी सौम्या जी ने हमें ज्ञान दिया कि मदरसे से ये लोग देखो कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं हमें मौलाना बनाना है, सौम्या जी कह रही हैं इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। सौम्या जी आपके बच्चा है, आजकल बच्चे मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, कोचिंग करते हैं, कोटा जाते हैं, एक साल ड्रॉप करके पढ़ते हैं, तब जाके इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। सौम्या राणा बहन, आप अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर भी बनाएंगी, कामिल भी बनाएंगी, फासिल भी बनाएंगी, मौलवी भी बनाएंगी, आलिम भी बनाएंगी। ये बच्चा आपका कौन से ग्रह का है भाई? धरती का तो हो नहीं सकता। क्या मंगल ग्रह से आया है क्या आपका बच्चा जो तो सारे काम एक साथ कर लेगा? नहीं डॉक्टर रिजवान, वो तो कह रही है क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में है। वो ये रशीदी जी कह रहे हैं कि हमको मत पढ़ाओ भाई। अरे तो फिर मदरसे में फिर दीनी तालीम नहीं हो पाएगी। तो रशीदी जी अगर मदरसे में आप क्वालिटी एजुकेशन दोगे, अगर मदरसे में नहीं, एक मिनट भाई, अगर आप मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो आप मदरसे में दीनी तालीम नहीं दे सकते। प्राइवेट मदरसा में वो कह रहे हैं, प्राइवेट मदरसा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कह रहे हैं भाई प्राइवेट मदरसा है मत दीजिए, क्यों घुसिए, क्यों थोप रहे हैं? वो कह रहे हैं मत सोचो उनका, क्यों सोच रही है सरकार मुसलमान बच्चों का? वो ये कह रहे हैं बार बार, क्यों थोप रहे हैं? उनको नहीं पढ़ना। वो कह रहे हैं 4% को मौलवी बनना है, मौलाना बनना है, मत पढ़ाओ, नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर बनाएंगे नहीं, वो सौम्या जी कह रहे हैं क्योंकि वो तो कह रही है कि प्राइवेट मदरसों में भी लागू होना चाहिए कि मदरसे में पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। निकत अब्बास राणा को समझाओ, निकत अब्बास बयान दे रही हैं। निकत अब्बास बोलिए। अब आप निकत अब्बास बोलिए, फिर मैं अश्विनी उपाध्याय जी और आऊंगा रशीदी जी। बोलिए निकत अब्बास। अमन जी, साजिद भाई ने भी थोड़ी देर पहले अश्विनी जी के बारे में ये बात कही कि जो राइट टू फ्रीडम है उसके तहत तो मदरसे की एजुकेशन आती ही नहीं है। यही बात कही साजिद भाई ने। अब मैं जानना चाहती हूँ राइट टू एजुकेशन साजिद भाई के हिसाब से है क्या? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज बताती है और देश का संविधान बताता है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चिल्ड्रन, यानी हर एक बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी पढ़ाई होनी चाहिए। अब अगर आप एक बच्चे को नॉर्मल स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन ना देकर आप उसको सिर्फ मदरसे में भेज रहे हो, पढ़िए सुनिएगा साजिद भाई मेरी बात को, सिर्फ मदरसे में भेज रहे हो, तो आपको तो उठाकर जेल में डाल देना चाहिए पुलिस को, क्योंकि आप तो एक बच्चे के राइट को उससे छीन रहे हो। अब आप हमें बताइए कि यहां पर आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? फिर एक बात कही थी, वाकई अमन जी, इनको फर्क नहीं पड़ता साजिद रशीदी को
और जितने तथाकथित मौलाना हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बच्चे को एजुकेशन मिले या ना मिले, क्योंकि इनकी तो वो उम्र निकल गई। अब जो आने वाले बच्चे हैं, जो पीढ़ी चल रही है, जो जनरेशन चल रही है, जिसको पढ़ाई की जरूरत है, चलो अब उनके ऊपर अपनी जो पुरानी कट्टरपंथी वाली सोच है उसको थोप देते हैं। असल में क्या होगा, अगर मॉडर्न एजुकेशन बच्चे ले लेंगे, एक अच्छी एजुकेशन, सैटिस्फैक्टरी एजुकेशन जो आगे उसको पढ़ाने में, बढ़ने में मदद करेगी, वो ले लेंगे, तो इन लोगों के भांडे फूट जाएंगे। और अगर भांडे फूट गए तो इन्हें मालूम है कि इनका वो लोग हश्र क्या करेंगे। असल में ये उससे घबरा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ना ये करे हैं, और मैं तो कहूंगी कई लोग इनमें से हैं जो कर चुके, और यही वजह है कि ये जानते हैं आगे वो पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, इस वजह से ये लोग उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वरना मैं नहीं समझ पाती कि आज अगर एक बच्चा, मेरे घर का मुसलमान बच्चा पढ़ना चाहता है, जिस प्रकार सुमैया जी ने इस बात को आज बोला है कि पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, दीनी तालीम भी लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन लीजिए, तो आज साजिद रशीदी को क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये उठता है। नहीं, जनता जान रही है साजिद रशीदी बोले या ना बोले, अश्विनी उपाध्याय, निखत अब्बास, सुमैया राणा और रिजवान जी कुछ भी बोले, साजिद रशीदी को प्रॉब्लम यह है कि अगर पढ़ लिए बच्चे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा, ये काम से बेगैरत हो जाएंगे, काम करने लायक। अश्विनी उपाध्याय आपके पास आऊं, लेकिन एक कमेंट रशीदी जी का ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल उनसे पूछा है कि इनको ये डर है कि बच्चे पढ़ लिख लिए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बोलिए मौलाना रशीदी जी, निकत ने आपसे सवाल पूछा है। देखिए बात सुनिए, हमारी जो दुकान है, इनके मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ, हमारी जो दुकान है वो मस्जिदें हैं। इनको ये पता नहीं कि मुसलमान चाहे इंजीनियर बन जाए, फिलासफर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, नमाज पढ़ने मेरे ही पीछे आएगा, मेरी दुकान बंद नहीं हो सकती। इनको तो यही पता नहीं कि मेरी दुकान क्या है। इमाम की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। जुमे की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे, ईद की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे, जनाजे की नमाज मेरे पीछे पढ़ोगे, बच्चा जब पैदा होगा कान में अजान मुझसे दिलवाओगे, सब काम मैं ही करूंगा। आपको तो जानकारी नहीं इस बात की, इसलिए मुझे जवाब देना अच्छा भी नहीं लगता। आपको तो जो भी बोलना है तो बोलना है बीजेपी के हाथ में। बैठे हो मस्जिद में दुकान खोलकर मत बैठो, और मस्जिद में दुकान खोलने वालों के पीछे नमाज पढ़ने जिन लोगों को अकल नहीं होती वो इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। आपको ज्ञान चाहिए बात करने के लिए, मोहतरमा, ज्ञान चाहिए बात करने के लिए, ज्ञान चाहिए बात करने के लिए। आपके पास नहीं है, अज्ञानता से कुछ नहीं होता। जानिए समाज पूरी डिबेट में हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने? समाज कैसे बनता है? चलिए, मैं अश्विनी उपाध्याय, डॉक्टर रिजवान अहमद, एक कमेंट आप दोनों का लूंगा। अश्विनी उपाध्याय पहले आप, फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले आप बोलिएगा। अश्विनी उपाध्याय पहले आप, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे, बोलिए आप अश्विनी उपाध्याय। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ा रहे हैं जबरदस्ती? नहीं, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन इसलिए जरूरी है, मदरसों पे कॉमन सिलेबस लागू करना इसलिए जरूरी है। अगर इनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो फिर सिखाएंगे धरती चपटी है। प्रॉब्लम ये है, ये कहेंगे प्राइवेट है, लेकिन वहां क्या सिखाएंगे? धरती चपटी है। एक बच्चा छोटा 6 साल का, 8 साल का, अगर वो 18 साल तक ये सीखता रहेगा धरती चपटी है, बाद में अगर आएगा कोई कहेगा धरती गोल है तो उससे लड़ाई करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में कम से कम 14 साल तक समान शिक्षा लागू करना। रशीदी जी से पूछ लीजिए चपटी है गोल है। रशीदी जी वो बताएं, वो क्या पढ़ाएंगे अपने वाले मदरसे में? बता देता हूं मैं। अमन, एक बात सुनिए, पब्लिकली बताएं कि अमन सुनिए, मैं एक बात बोल देता हूं, सुनिए मेरी बात। अश्वनी जी सुनिए, जब तक मेरा देश संविधान से चलेगा, किसी के बाप की ताकत नहीं मुझसे कुरान पढ़ाने का अधिकार छीन ले। अरे कौन छीन रहा है? मुझसे हदीस पढ़ाने का अधिकार आप क्या सिखाओगे? जब तक मेरा देश संविधान में धरती चपटी सिखाओगे, धरती गोल सिखाओगे? चपटी है गोल है पूछ रहे थे डॉक्टर रिजवान अहमद। 20 सेकंड में ताकत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद 20 सेकंड। संविधान से डॉक्टर रिजवान अहमद जल्दी से, के बाप में ताकत ऑडियो नहीं बंद। मुझसे कुरान डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद, बाकी सबका ऑडियो बंद। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई, वैसे एक मूल बात बताऊं, बस 15 एक तो सेकंड। बड़ी अच्छी बात बोल दी उन्होंने कि दुकान हमारी मस्जिद है, तो भैया मस्जिद में जाके ईशा की नमाज पढ़ाओ, डिबेट में दुकान काहे चला रहे हो? पहली बात ये तो हराम है, मकरूह है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के जो 4% लोग मदरसे में मुसलमान पढ़ रहे हैं। शुक्रिया सर, समय का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक